एक विशाल सिक्वाया पेड़, जंगल का अनोखा पहरेदार, हमेशा से स्थानीय रेंजर्स की कहानियों में राजा बनकर रहा था। पर वही पेड़ एक तेज तूफान और टूटी हुई छाल के साथ एक दिन ऐसा सच खोल बैठा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। यह सच पूरे 20 साल से दबा हुआ था, कहीं छुपा हुआ, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, किसी की नजर में आए बिना। 23 अगस्त 2020 की सुबह, जब तूफान के बाद जंगल में अजीब सी गंध फैली थी, रेंजर्स डेव और सारा हमेशा की तरह गश्त पर निकले। वे कई सालों से इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। टूटे हुए पेड़, गिरी हुई शाखाएं और पत्तों की गंध तो सामान्य थीं, पर उस दिन हवा भारी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो जिसकी भनक भी प्रकृति नहीं लगने देना चाहती थी। गश्त करते करते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर्यटक कम ही जाते थे। वहां उन्हें वही विशाल सिक्वाया दिखा जिसे वे जंगल का राजा कहते थे। तने में ऊपर की तरफ एक चौड़ी दरार थी और नीचे एक बड़ा सा छाल का टुकड़ा गिरा हुआ था, जिससे पेड़ का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा था। सिक्वाया पेड़ अक्सर अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन उस दिन उस अंधेरे में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उम्र भर याद रह जाए। डेव ने टॉर्च जड़ों के पास बने लगभग 1 मीटर ऊंचे छेद में डाली। रोशनी अंदर जैसे ही बढ़ी, पहले एक अजीब मीठी, सड़न भरी गंध आई। यह सिर्फ जंगल की साधारण गंध नहीं थी, यह वह गंध थी जो किसी खतरनाक और अनदेखे सच का संकेत देती है। रोशनी आगे बढ़ी और फिर जो दिखाई दिया उसने दोनों को वहीं जड़ कर दिया। वहां पुरानी शाखाएं, कचरे जैसे टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े थे, लेकिन उसी के बीच कुछ सफेद और चिकना चमका। वह एक इंसान की खोपड़ी थी, और धीरे धीरे अंधेरे में और आकृतियां उभरने लगीं, पसलियां, हाथों पैरों की लंबी हड्डियां और एक सड़ा हुआ जूता। सब कुछ साफ था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यहां कई लोग थे, और उन्हें जानबूझकर छुपाया गया था। ऐसा छुपाया गया कि अगर तूफान उस पेड़ को यूं न तोड़ता, तो शायद यह रहस्य और 20 साल या उससे भी ज्यादा दबा रह जाता। यह वही पल था जहां से एक भयानक सच्चाई की दरार खुली, और उसके बाद सवाल ही सवाल थे। एक पेड़, 20 साल का रहस्य और 2 रेंजर्स जो अनजाने में इस गुत्थी की चाबी थाम बैठे। पुराने जंगल में उस सुबह की हवा कुछ अलग थी। नमी इतनी थी कि हर सांस में मिट्टी की कच्ची गंध उतरती जा रही थी। आसपास शांत माहौल था, लेकिन वह शांति साधारण नहीं, बल्कि उस तरह की थी जो किसी बड़े रहस्य के खुलने से पहले हवा में ठहर जाती है। डेव और सारा, दोनों अनुभवी रेंजर्स, तूफान के बाद का नुकसान देखने निकले थे। वे कई वर्षों से इस जंगल की हर आवाज, हर मौसम और हर परिवर्तन से परिचित थे। पर उस दिन, जंगल उन्हें अनजाना लग रहा था। तूफान ने पिछले कुछ दिनों में कई पेड़ गिरा दिए थे, अनेक शाखाएं टूटकर जमीन पर बिखरी थीं और रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया था। लेकिन डेव और सारा को यह सब नया नहीं था। वे यह काम कई बार कर चुके थे। रूटीन जांच के दौरान किसी पेड़ की स्थिति खराब मिल जाए या किसी जानवर की मौत दिख जाए, यह असामान्य नहीं था। लेकिन उस दिन जो उन्हें मिलने वाला था, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा बनने वाला था। वे जंगल के एक कम जाने वाले हिस्से में पहुंचे। वहां पेड़ों की ऊंचाई अधिक थी, धूप नीचे तक पहुंचने में संघर्ष करती थी और वातावरण में ऐसी ठंडक थी जो त्वचा के आर पार उतर जाए। सारा के कदम वहां आते ही धीमे हो गए। उसे लगा जैसे हवा किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब रही हो। डेव ने भी अनुभव किया कि कुछ तो अलग है, लेकिन वह अपने विचारों को झटकते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी चलने के बाद उनकी नज़र उस विशाल सिक्वाया पेड़ पर पड़ी। यह वही पेड़ था जिसे सभी रेंजर्स, जंगल का राजा, कहते थे। उसकी मोटाई इतनी अधिक थी कि 3 लोग मिलकर भी उसे बाहों में नहीं घेर सकते थे। उम्र का अंदाज कोई नहीं लगा सकता था, लेकिन यह निश्चित था कि यह पेड़ हजारों वर्षों से इस जंगल का हिस्सा था। तूफान से यह पेड़ गिरा नहीं था, लेकिन इसकी छाल पर नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा था। तने में ऊपर की ओर भी एक चौड़ी दरार उभर आई थी। इस दरार ने पेड़ के भीतर झांकने के लिए एक खामोश निमंत्रण जैसा रास्ता बना दिया था। डेव ने जड़ों के पास बने लगभग 1 मीटर ऊंचे खुले हिस्से पर टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर पूर्ण अंधेरा था। उसकी रोशनी जैसे ही भीतर गई, एक अजीब मीठी पर घिनौनी गंध उनके चेहरे से टकराई। यह सड़न की गंध थी, लेकिन ऐसे किसी साधारण मृत जानवर जैसी नहीं।
इसमें एक अलग प्रकार की भारीपन और भय था। सारा ने हल्की आवाज में कहा, यह गंध, यह सामान्य नहीं है, डेव। डेव ने बिना कुछ बोले फिर टॉर्च को थोड़ा और अंदर बढ़ाया। पहले उन्हें पेड़ की अंदरूनी खोखली दीवारें दिखीं। फिर कुछ बिखरी टहनियां, सूखे पत्ते और मिट्टी के ढेले दिखाई दिए। लेकिन अगले ही क्षण सारा की सांस अटक गई। रोशनी किसी गोल, चिकनी और बिल्कुल सफेद चीज पर पड़ी थी। वह एक इंसान की खोपड़ी थी। दोनों एक सेकंड के लिए बिल्कुल थम गए। जंगल अचानक पहले से भी ज्यादा शांत हो गया, जैसे हर आवाज डर के मारे पीछे हट गई हो। डेव के हाथ कांपे लेकिन वह अनुभवी था। उसने खुद को संभालते हुए धीरे कहा, सारा, रेडियो उठाओ, अभी। यह जगह हमें तुरंत सुरक्षित करनी होगी। सारा ने कांपते हाथों से रेडियो निकाला और शेरिफ कार्यालय को तुरंत सूचना दी। इस बीच डेव की आंखें अंधेरे में और समायोजित हो चुकी थीं। उसने और आगे झुककर देखने की कोशिश की। अब और भी चीजें साफ होने लगीं, पसलियों का ढांचा, हाथों और पैरों की लंबी हड्डियां, कपड़े के धुंधले टुकड़े और एक सड़ा हुआ जूता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हड्डियां सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थीं। यह स्पष्ट था कि वहां अनेक लोग थे। उनके शरीर एक दूसरे के ऊपर ऐसे धंसाए गए थे मानो किसी ने जल्दबाजी में या शायद योजना बनाकर उन्हें छुपाया हो। कुछ ही मिनट में दोनों रेंजर समझ गए कि यह दुर्घटना नहीं, यह एक अपराध स्थल है। करीब 1 घंटे में शेरिफ कार्यालय का पहला अधिकारी पहुंचा। इसके बाद एफबीआई को सूचना भेजी गई क्योंकि यह क्षेत्र संघीय भूमि था। देखते ही देखते जंगल का वह शांत हिस्सा एक गतिविधियों के केंद्र में बदल गया। पुलिस, वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विशेषज्ञ सब इकट्ठा होने लगे। लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। पेड़ का खोखला भाग बहुत संकरा था। अवशेष निकालने में थोड़ी भी गलती सबूतों को नुकसान पहुंचा सकती थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घंटों झुककर, रेंगकर और असहज मुद्रा में काम करना पड़ा। उन्होंने विशेष उपकरणों से हड्डियां, कपड़ों के अवशेष और अन्य वस्तुएं एक-एक इंच करके निकालीं। यह प्रक्रिया लगभग 2 पूरे दिनों तक चली। जब सारे नमूने निकाले गए, तो शुरुआती निष्कर्ष और भी हैरान करने वाले थे। अंदर कुल 4 लोगों के अवशेष थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच। और सबसे भयावह बात यह थी कि 3 खोपड़ियों पर भारी वस्तु से किए गए चोटों के स्पष्ट निशान थे। यह साफ था कि यह हत्या है, और बहुत क्रूर हत्या। प्रश्न अब बदल चुके थे। कौन थे ये लोग? कितने समय से यहाँ थे? किसने और क्यों इन्हें छुपाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हत्यारा अभी भी आसपास कहीं है? जंगल की हवा, जो कुछ समय पहले तक केवल नमी और ठंड से भरी थी, अब एक अनजाने डर के भार से भारी लगने लगी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने बड़े पार्क में, इतने सालों तक, 4 लोग पेड़ के भीतर छिपे रह सकते थे और किसी को पता ही न चले। शुरुआती जांच से यह स्पष्ट हो चुका था कि अवशेष पुराने हैं। हड्डियों की स्थिति यह बता रही थी कि वे यहाँ 1 साल या 2 साल से नहीं, बल्कि लगभग 1 दशक, 1.5 दशक या शायद पूरे 2 दशक से पड़े हो सकते हैं। यह सोचकर डेव और सारा की रीढ़ में ठंडक उतर गई। क्या उन्होंने आज जो देखा, वह किसी ऐसे मामले का सच था जो सालों पहले लोगों की याद से मिट चुका था? या यह किसी नए और अनदेखे राक्षस की कहानी थी जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? मुख्य जांच अब शुरू होने वाली थी। फॉरेंसिक टीम पेड़ के भीतर से निकाले गए सबूतों को ले गई और प्रयोगशाला में विश्लेषण शुरू हुआ। पूरी जांच के शुरुआती घंटे ही इतने भारी थे कि हर अधिकारी समझ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं। जंगल के उस हिस्से की शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी हवा पेड़ों से टकराकर मधुर आवाज पैदा करती थी, अब वहां हर छोटे से कदम की आहट में एक डर की गूंज छिपी थी। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि पेड़ के भीतर 4 लोगों के अवशेष थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, सभी युवा, पार्क प्रबंधन से लेकर संघीय जांच एजेंसी तक हर विभाग में हलचल मच गई। हड्डियों की हालत, कपड़ों के बचे हुए टुकड़े और अंदर से मिली वस्तुओं ने स्पष्ट कर दिया कि यह अवशेष किसी हाल की घटना के नहीं थे। वे कई वर्षों से वहां पड़े थे, शायद पूरे 1 दशक, 1.5 दशक या यहाँ तक कि 2 दशकों तक। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं के सामने नए सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल था, ये 4 लोग कौन थे?
एफबीआई ने तुरंत कैलिफोर्निया और फिर पूरे देश के वर्षों पुराने लापता लोगों के मामलों की खोज शुरू कर दी। एक साथ गायब हुए 2 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन ऐसी पुरानी फाइलें ढूंढना आसान नहीं था। सैकड़ों रिकॉर्ड, अनगिनत रिपोर्टें, दर्जनों राज्यों से मिली सूचनाएं, एक बड़ी टीम को इन सबको छानने में हफ्तों लग गए। दिन बीतते गए, सुराग खत्म होते गए, लेकिन फिर भी जांच टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। लगभग 2 महीनों की लगातार मेहनत के बाद एक विश्लेषक को एक मोटी, धूल भरी फाइल मिली, एक ऐसी फाइल जिसे कई वर्षों से किसी ने खोला तक नहीं था। वह फाइल थी सैन फ्रांसिस्को के 4 दोस्तों की गुमशुदगी का मामला, जिनका नाम था मार्क विलियम्स, उम्र 22 वर्ष, जेनिफर डेविस, उम्र 21 वर्ष, एरिक मुलर, उम्र 23 वर्ष, क्लो बेनिंग, उम्र 22 वर्ष। ये चारों सितंबर 1997 में सिक्वाया नेशनल पार्क कैंपिंग ट्रिप पर आए थे और वापस कभी नहीं लौटे। फाइल के अंदर लिखी बातें पढ़ते ही जांचकर्ताओं का दिल धड़क उठा। उन चारों का मामला उस समय बेहद चर्चित था। उन्होंने एक लोकप्रिय ट्रैकिंग ट्रेल पर जाने की योजना बनाई थी और रविवार की शाम घर लौटने वाले थे। लेकिन जब सोमवार को वे न अपने काम पर पहुंचे, न परिवार को फोन किया, तो परिवारों ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक विशाल खोज अभियान चलाया गया था। सैकड़ों स्वयंसेवक, रेंजर्स, पुलिस अधिकारी, सभी ने उस जंगल को कोने कोने तक खंगाला था। हेलीकॉप्टरों ने थर्मल इमेजिंग तक इस्तेमाल की थी, पर फिर भी उन्हें उन 4 दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उनकी कार मिली थी, एक पुराना फोर्ड एक्सप्लोरर, जो ट्रैकिंग रास्ते की शुरुआत में पार्किंग में खड़ा था। कार के अंदर मिले बटुए, नक्शे और बचा हुआ सामान इस बात का संकेत थे कि उनका वापस लौटने का पूरा इरादा था। लेकिन वे लौटे नहीं। खोज महीनों तक चली और फिर अंत में मामला अनसुलझा मान लिया गया। जब इस फाइल को पढ़ा गया और पेड़ के भीतर मिले अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाया गया, सबके मन में एक ही बात आई, क्या पेड़ के अंदर के अवशेष वही 4 दोस्त थे? फॉरेंसिक टीम ने तुरंत डीएनए मिलान का आदेश दिया। चारों के बूढ़े हो चुके माता पिता को भी संपर्क किया गया और उनसे डीएनए नमूने लिए गए। दिनों की प्रतीक्षा के बाद लैब से जो रिपोर्ट आई उसने जो भी उम्मीद थी उसे साफ कर दिया। अवशेष वही 4 दोस्त थे। 2 दशक से अपने बच्चों की वापसी की राह तकते परिवारों को आखिरकार उत्तर मिला, पर यह वह उत्तर नहीं था जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी। अब मामला यहां आकर एक नई दिशा ले चुका था। गुमशुदगी का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन अब सबसे असली रहस्य था, ये चारों मारे कैसे गए? और सबसे जरूरी, किसने मारा? एफबीआई ने पुराने दस्तावेजों को फिर से खंगाला और पाया कि सितंबर 1997 में जंगल के भीतर कुछ अजीब गतिविधियों की रिपोर्ट हुई थी। उस सप्ताह कई रेंजरों ने जानवरों के बेचैन होने की बात कही थी। कई बार अजीब आवाजें सुनी गई थीं, लेकिन कोई ठोस जानकारी तब नहीं मिली थी। एक और अजीब बात सामने आई। उसी सप्ताह पार्क में काम करने वाले एक रेंजर ने कहा था कि उसके एक सहकर्मी, एक अकेले रहने वाले वनकर्मी का व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा था। उसका नाम था रॉबर्ट हॉकिंस। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रॉबर्ट हॉकिंस के रिकॉर्ड में कुछ विचित्र था। वह पार्क में 5 वर्षों से काम कर रहा था, पर 1997 में अचानक गायब हो गया। उसकी अंतिम शिफ्ट की तारीख वही शुक्रवार थी जब 4 दोस्तों ने अपनी कार पार्किंग में छोड़ी थी। अगले सोमवार को जब वह काम पर नहीं आया, तो 2 रेंजर उसके केबिन तक गए, और जो उन्होंने देखा वह रहस्य को और गहरा कर देता था। दरवाजा खुला हुआ था। टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था। एक खुली किताब बगल में थी। उसके कपड़े कुर्सी पर तह करके रखे थे। लेकिन रॉबर्ट हॉकिंस वहां नहीं था। उसका पिकअप ट्रक भी गायब था। उसका बैकपैक, शिकारी राइफल और कुछ कपड़े भी गायब थे। अजीब बात यह थी कि पार्क प्रबंधन ने उस समय उसके गायब होने और पर्यटकों के गायब होने को 2 अलग-अलग घटनाएं माना था। किसी ने यह नहीं सोचा कि दोनों का संबंध हो सकता है। पर अब, 2 दशक बाद, यह संयोग बहुत गहरे सवाल खड़े कर रहा था। एफबीआई ने उसकी सैन्य पृष्ठभूमि खंगाली। वह पहले सेना में इंजीनियरिंग कोर में था। वियतनाम युद्ध में 2 बार तैनात रहा।
उसके रिकॉर्ड में यह भी दर्ज था कि वह गुस्से के अचानक फटने वाले दौरों से जूझता था। कुछ साथी उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताते थे। यह सब मिलाकर जांचकर्ताओं ने एक कामचलाऊ सिद्धांत बनाया। शायद 4 युवा पर्यटक अनजाने में उसकी निजी जगह या उसके केबिन के आसपास पहुंच गए। शायद कोई बहस या झगड़ा हुआ, और रॉबर्ट हॉकिंस, जो अकेलापन और तनाव दोनों में जी रहा था, आवेश में आ गया। फिर एक के बाद एक घटनाएं घटती गईं और चारों की हत्या हो गई। और क्योंकि वह जंगल और उसके रहस्यों को बेहद अच्छी तरह जानता था, शायद उसने शवों को सबसे सुरक्षित, सबसे अनदेखी जगह पर छिपा दिया। एक प्राचीन सिक्वाया पेड़ के अंदर, जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके बाद वह अपने केबिन लौटा, अपना जरूरी सामान उठाया, अपने पिकअप ट्रक में बैठा और गायब हो गया। कभी वापस नहीं आया। कभी किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। कभी किसी अस्पताल या दफ्तर में नहीं देखा गया। इस समय तक जांचकर्ताओं को यह लगभग निश्चित लगने लगा था कि रॉबर्ट हॉकिंस ही इस पूरी घटना का मुख्य संदिग्ध था। पर सवाल यह था, वह अब कहाँ था? जीवित था या मर चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह उस समय अकेला था, या उसमें किसी और का भी हाथ था? रॉबर्ट हॉकिंस का नाम जैसे ही आधिकारिक जांच में सामने आया, हर एजेंसी में खलबली मच गई। पिछले 2 दशकों में यह नाम किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दोबारा नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति हवा में घुल गया था और उसके अस्तित्व का हर निशान मिट चुका था। पर एफबीआई अब पूरी ताकत से उसके पीछे थी। आखिरकार वह 4 निर्दोष युवाओं की हत्या के शक में था, और वह शक हर बीते सबूत के साथ और गहरा होता जा रहा था। सबसे पहले, जांचकर्ताओं ने उन सभी रेंजर्स और कर्मचारियों से बात की जिन्होंने 1997 में उस पार्क में काम किया था। कई लोग तब से रिटायर हो चुके थे, कुछ दूसरे राज्यों में जा बसे थे, कुछ से मिलना आसान नहीं था। लेकिन एजेंट किसी भी धागे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक एक करके फोन किए गए, पुराने पते खोजे गए, ईमेल भेजे गए। उनमें से कई को ज्यादा याद नहीं था, लेकिन कुछ ने थोड़ा बहुत बताया जो महत्वपूर्ण था। एक पूर्व रेंजर ने याद किया कि जिस सप्ताह चारों दोस्त गायब हुए थे, उस सप्ताह जंगल में अजीब बेचैनी थी। कई जानवर अनियमित व्यवहार कर रहे थे, जैसे वे किसी अनदेखे संकट को महसूस कर रहे हों। वह बेचैनी उस इलाके के लिए असामान्य थी। उसी रेंजर ने रॉबर्ट हॉकिंस को लेकर एक बात और याद की। हॉकिंस आमतौर पर शांत, अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, लेकिन कभी कभी उसका व्यवहार अचानक बदल जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, विशेषकर तब जब कोई पर्यटक जंगल के नियमों को तोड़ता या कचरा फैलाता। उसे व्यवस्था बनाए रखना जुनून की तरह पसंद था, और वह जंगल को अपनी निजी जगह जैसा मानता था। जांचकर्ताओं को जब यह विवरण मिला, तो उनके मन में यह संदेह और भी मजबूत हो गया कि शायद उन 4 दोस्तों ने अनजाने में हॉकिंस को नाराज कर दिया था। लेकिन संदेह सिर्फ शुरुआत था। असली सवाल था, अब वह कहाँ था? एफबीआई ने उसके पुराने रिकॉर्डों की गहराई से छानबीन की। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं गायब होता, कहीं न कहीं उसका कोई निशान अवश्य मिलता है। पर हॉकिंस एक अलग मामला साबित हो रहा था। उसके बैंक खाते वर्षों से बंद थे। किसी अस्पताल, कार्यालय या सार्वजनिक जगह पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका नाम कहीं भी उभरकर सामने नहीं आया था, मानो वह दुनिया से मिट चुका हो। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि शायद उसने किसी दूसरे नाम से नई पहचान बना ली होगी। वियतनाम में युद्ध के दौरान वह ऐसी कई चीजें सीख चुका था, जंगल में छिपकर रहना, बिना किसी की नजर में आए जीना, और ऐसे रास्तों से गुजरना जहां कोई उसका पीछा न कर सके। यह भी हो सकता था कि उसने अपने बाकी जीवन किसी शांत इलाके में गुजारा हो, जहां लोग भी कम हों और वह भी नजरों से दूर रहे। कई वर्षों बाद भी उसे पकड़ने की उम्मीद लगी हुई थी। एफबीआई ने उसकी पुरानी तस्वीरों को आधुनिक सॉफ्टवेयर से गुजारा ताकि उसकी मौजूदा उम्र के हिसाब से नई छवि बनाई जा सके। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि अगर हॉकिंस जीवित है, तो अब वह 70 वर्ष से ऊपर का होगा। उसकी यह नई छवि देशभर के पुलिस स्टेशनों, हवाई अड्डों और सीमाओं पर भेजी गई। कुछ ही दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई रिपोर्टें आने लगीं। किसी ने दावा किया कि उन्होंने उसका जैसा दिखने वाला आदमी मेक्सिको में देखा है।
किसी और ने कहा कि कनाडा की सीमा के पास कोई व्यक्ति उसकी तरह लगता है। एक महिला ने बताया कि अलास्का में रहने वाला उनका बूढ़ा पड़ोसी हूबहू हॉकिंस जैसा दिखता है। पर हर बार जब पुलिस टीम वहां पहुंची, वह आदमी हॉकिंस नहीं होता था। हर बार निराशा हाथ लगती। इस तरह कई महीने बीत गए। जांच धीरे धीरे एक बार फिर ठंडी होती जा रही थी। कुछ अधिकारियों का मानना था कि हॉकिंस शायद अपराध करने के कुछ ही समय बाद किसी दुर्घटना में मारा गया होगा। कुछ का यह भी कहना था कि मानसिक तनाव और अपराधबोध के कारण उसने खुद अपनी जान ले ली होगी। दूसरे अधिकारी, विशेषकर वे जो वियतनाम युद्ध का उसका बैकग्राउंड जानते थे, दृढ़ता से मानते थे कि ऐसा प्रशिक्षित और सतर्क व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरता। उनका मानना था कि वह जिंदा था, बस किसी भीड़ भाड़ वाले संसार से दूर, किसी शांत इलाके में, किसी ऐसे नाम के साथ जिसे कोई पहचान न सके। मामले पर मीडिया की भी नजर थी। समाचार चैनलों ने इसे सिक्वाया 4 नाम दिया। अखबारों ने इसे दशकों से चल रहे सबसे डरावने रहस्यों में शामिल कर लिया। कुछ पत्रकार इसे अमेरिकी अपराध इतिहास की सबसे जटिल कहानियों में गिनने लगे। रॉबर्ट हॉकिंस धीरे धीरे एक तरह की मिथक सी शख्सियत बन रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने 4 लोगों की हत्या की और फिर दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था। वर्ष बीतते गए। एफबीआई ने मामला बंद नहीं किया, लेकिन सक्रिय जांच धीमी होती रही। कभी कभार नए संकेत आते, पर वे सब झूठे साबित होते। मामला जैसे एक अंतहीन चक्र में फंस गया था। पर फिर 2 दशक से अधिक समय बाद वर्ष 2024 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी को फिर से जीवित कर दिया। नवंबर की शुरुआत में ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले एक शिकारी ने स्थानीय पुलिस को एक अजीब रिपोर्ट दी। उसने बताया कि जंगल के एक बेहद दूरस्थ इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता है, अकेला, असामान्य और लोगों से दूर। वह अपने आप को एक अलग नाम से बुलाता था, लेकिन उसकी आदतें, उसके हावभाव और उसका व्यवहार रॉबर्ट हॉकिंस के पुराने विवरण से बेहद मिलते जुलते थे। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उस बूढ़े आदमी को लोग वियतनाम से लौटे सैनिक के रूप में जानते थे। यह जानकारी एफबीआई के लिए बिजली जैसी थी। अनगिनत झूठे सुरागों में यह पहला ऐसा सुराग था जो तर्क के अनुसार मजबूत लग रहा था। एफबीआई ने कनाडा की पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान तैयार किया। एजेंटों की एक विशेष टीम उस दूरस्थ इलाके में भेजी गई। उन्होंने कई दिनों तक उस कथित बूढ़े आदमी के निवास स्थान पर निगरानी रखी। वहां का वातावरण कठोर था, रास्ते खराब और क्षेत्र बहुत अलग थलग था। पर निगरानी का परिणाम रोचक था। उस बूढ़े आदमी की हर हरकत, हर व्यवहार वाकई हॉकिंस से मेल खाता था। अंत में अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। एक सुबह जब घना कोहरा धीरे धीरे जंगल से उठ रहा था, एक विशेष बल टीम ने छोटे लकड़ी के घर को चारों ओर से घेर लिया। घर के अंदर सोते हुए बूढ़े आदमी को शांतिपूर्वक बाहर लाया गया। उसने विरोध नहीं किया, बस आश्चर्य से चारों ओर देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि इतने सशस्त्र लोग उसे पकड़ने क्यों आए हैं। उसे तुरंत एक बेस पर ले जाया गया। वहां उसके फिंगरप्रिंट लिए गए। उसका डीएनए नमूना लिया गया। सब लोग सांस रोके रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। और फिर कुछ घंटों बाद जो जवाब आया, वह बिल्कुल चौंकाने वाला था। वह व्यक्ति रॉबर्ट हॉकिंस नहीं था। न फिंगरप्रिंट मेल खाते थे, न डीएनए। जांच टीम के लिए यह एक और भारी झटका था। कई महीनों की मेहनत और उम्मीदें फिर एक झूठे मोड़ पर खत्म हो गईं। इसके बाद मामला लगभग फिर से ठंडा पड़ गया। समाचारों में रुचि कम होने लगी। लोगों को लगा कि शायद यह मामला उन कहानियों में एक बन जाएगा जिनका अंत कभी नहीं मिलता। लेकिन नियति ने इस कहानी को अधूरा छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसी वर्ष शरद ऋतु के अंत में नेवाडा में कुछ युवा एक्सट्रीम टूरिस्ट एक बहुत दूरस्थ और अनजाने कैनियन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक जंग लगा हुआ ढांचा देखा, किसी पुराने वाहन का अवशेष। जैसे वे करीब गए, समझ आया कि यह एक पिकअप ट्रक था जो बहुत पहले खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ट्रक लगभग पूरी तरह टूट चुका था। धातु के फ्रेम पर जंग की मोटी परत थी। इसके आसपास उगी झाड़ियां उसे लगभग छुपा चुकी थीं। युवाओं में से एक ने पास के पेड़ की जड़ों के नीचे कुछ सफेद चमकता देखा। वह हड्डियां थीं,
इंसानी हड्डियां। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट किया। काउंटी शेरिफ, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि यह ट्रक लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां पड़ा था। फ्रेम नंबर को सावधानी से साफ किया गया और राष्ट्रीय डेटाबेस में मिलाया गया। जो परिणाम आया, उसने हर अधिकारी को सन्न कर दिया। यह पिकअप ट्रक रॉबर्ट हॉकिंस के नाम पर पंजीकृत था। इसके आसपास फैली हड्डियां भी इकट्ठी की गईं और कपड़ों के बचे हुए टुकड़े, बेल्ट बकल, एक पुराना शिकारी चाकू, सब मिलाकर भेजे गए परीक्षण के लिए। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आई। ये अवशेष रॉबर्ट हॉकिंस के ही थे। लगभग 2 दशक बाद यह रहस्य खुला कि 4 युवाओं का हत्यारा, जिसके पीछे एफबीआई वर्षों तक लगी रही, उसी खाई में दुर्घटनाग्रस्त होकर मारा गया था। संभवतः वह हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद भागते समय दुर्घटना का शिकार हुआ, घायल हुआ और उस सुनसान घाटी से बाहर नहीं निकल सका। दुनिया जिसने उसे खोजने में इतने वर्षों लगाए, उसने अंततः उसे पाया, लेकिन केवल हड्डियों के रूप में, बिना किसी स्वीकारोक्ति, बिना किसी माफी, और बिना यह बताए कि सत्य में उस दिन क्या हुआ था। 4 युवाओं के परिवारों को आखिरकार उत्तर मिला, पर न्याय अधूरा ही रहा। सिक्वाया जंगल की उस शांत दोपहर में, जब रॉबर्ट हॉकिंस के अवशेष मिलने की आधिकारिक पुष्टि हुई, मामले ने मानो अपनी आखिरी सांस ली। 2 दशकों से भी अधिक समय तक अनगिनत लोगों को उलझाए रखने वाली यह गुत्थी आखिरकार हल हो गई थी। लेकिन किसी भी जांच की फाइल बंद होना इसका मतलब नहीं कि दिलों का दर्द भी बंद हो जाए। खासकर उन 4 परिवारों के लिए, जिनके बच्चे, मार्क विलियम्स, जेनिफर डेविस, एरिक मुलर और क्लो बेनिंग, कभी घर लौटकर नहीं आए। उन परिवारों ने वर्षों वर्षों तक उम्मीद, प्रार्थना, गुस्सा और बेबसी के कई दौर देखे थे। उन्होंने निजी जांचकर्ता रखे, जंगलों में खोज अभियान चलाए, हर संभावित सुराग को पकड़ा, यहां तक कि कभी-कभी वे इस सोच से भी डर गए कि शायद उनके बच्चे कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अब उन्हें पता था कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। यह एक सच था, पर एक ऐसा सच जो राहत से ज्यादा बोझ जैसा लगा। रॉबर्ट हॉकिंस के मर जाने से कानूनी रूप से मामला खत्म हो गया। अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई गवाही नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई वकील खड़ा नहीं होगा यह पूछने कि वह चारों कैसे मरे, क्यों मरे, क्या यह अचानक गुस्से का परिणाम था या एक योजनाबद्ध अपराध। कोई जज फैसला सुनाने की स्थिति में नहीं होगा। और सबसे बड़ा दर्द, परिवार कभी यह नहीं जान पाएगा कि उनके बच्चों के आखिरी पल कैसे गुजरे। क्या उन्होंने सहायता की गुहार लगाई, क्या वे डर में थे या एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कानून के लिहाज से न्याय मिल गया, क्योंकि हत्यारा भी नहीं रहा। लेकिन मानवीय लिहाज से, दिल का न्याय अब भी अधूरा है। एफबीआई ने आधिकारिक घोषणा की कि मामला बंद किया जा रहा है। जंगल में मिला पुराना सिक्वाया पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा था, वह एक स्मारक बन चुका था, उन 4 युवाओं का मौन साक्षी, जिन्होंने वहां अपनी अंतिम सांसें ली थीं। रेंजर्स ने उस क्षेत्र को सीमित कर दिया ताकि कोई पर्यटक वहां जाकर उसकी पवित्रता को भंग न करे। डेव और सारा, वही 2 रेंजर्स जिन्होंने पहली बार हड्डियां देखीं, अक्सर उस स्थान के पास से गुजरते हुए रुक जाते थे। सारा कहती थी कि उस पेड़ के पास खड़े होकर उसे लगता है कि जंगल बोल रहा है, जैसे उसने 20 वर्षों तक वह रहस्य अपने भीतर दबाकर रखा, शायद इसलिए कि वह सही समय आने पर सच सामने ला सके। परिवारों ने एक साथ मिलकर एक छोटा स्मारक बनवाया, जिसमें चारों के नाम लकड़ी की पट्टिका पर उकेरे गए। उन्होंने कहा कि यह कहानी उनके लिए अभी खत्म नहीं हुई, वे इसे याद रखेंगे, साझा करेंगे और दूसरों को बताएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जंगल में या कहीं भी अपनी सुरक्षा को हल्के में न ले। सच्चाई चाहे जितनी देर से मिली हो, आखिरकार आई। लेकिन उस सच्चाई के साथ एक और सीख जुड़ी थी, कि प्रकृति कभी कभी अपने भीतर ऐसी कहानी छुपा लेती है, जिसे उजागर होने में वर्षों लग जाते हैं। और जब वह उजागर होती है, तो वह सिर्फ रहस्य नहीं खोलती, वह उन लोगों के दिलों को भी फिर से खोल देती है, जो वर्षों से घाव ढो रहे होते हैं। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, पर उन 4 युवाओं की याद और उस पेड़ की खामोशी हमेशा कहती रहेगी कि सच चाहे जितना भी गहरे दफन हो, एक दिन जंगल उसे बाहर ला ही देता है।